जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीएम पर। आज हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। जैसा कि आपको नाम में दिख रहा है कि यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोप की कंट्रीज के बारे में लिखा है। तो इसको पढ़ने से पहले जानते हैं कि यूनियन क्या है और एक छोटी सी कहानी बताती हूँ मैं आपको। बचपन में आपने और हमने सबने मिलकर एक कहानी पढ़ी थी, एकता में बल है, यानी यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। तो उस कहानी में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें एक फादर अपने सन को बुलाता है जब उसकी डेथ की कंडीशन आती है, तो वो अपने सन को बुलाता है और एक छोटी छोटी लकड़ियाँ देता है और सिंगल सिंगल लकड़ियाँ देता है कि इसे तोड़ के दिखाओ। तो लड़के उसके तोड़ देते हैं। उसके बाद वो एक जो है बंडल देता है लकड़ियों का और वो उनको बोलता है कि अब इसे तोड़ के दिखाओ। वो बहुत प्रयासों के बाद भी उसे नहीं तोड़ पाते हैं। तो वो वहाँ पर एक मोरल देता है उनको कि ये अगर तुम लोग एक यूनाइटेड रहोगे तो मोस्ट पावरफुल रहोगे। तुम लोगों को कोई तोड़ नहीं पाएगा। अगर तुम आपस में ही झगड़ते रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाकर चला जाएगा। तो वहाँ से एक मोरल निकला कि एकता में बल है, यानी अगर तुम यूनाइट रहोगे तो तुम्हारे पास शक्तियाँ रहेंगी। वैसे ही यूनियन याद रखिएगा, यूनिटी जैसा ही एक मिलता जुलता शब्द यूनियन। यूनियन में भी कुछ देशों का ग्रुप, कुछ व्यक्तियों का ग्रुप, या अगर कहीं भी यूनियन है मीन्स वहाँ पे कोई पर्टिकुलर ग्रुप एग्जिस्ट करता है। अब बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की। तो यूरोपियन यूनियन में ये बेसिकली आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ब्लू कलर का इसका झंडा है और इस पे येलो कलर के स्टार्स हैं। याद रखिएगा इसको, हो सकता है ये लोगों के तौर पर पूछ लिया जाए। और आज का सेशन मैं पहले बता दूं, हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन इसमें एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होंगी जो कि इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बताऊं कि ये 27 देशों का एक प्रशासनिक और आर्थिक समूह है। प्रशासनिक और आर्थिक मतलब कि ये इंटर गवर्नेंस यानी गवर्नेंस से संबंधित चीज़ों के लिए और अपनी इकोनॉमी यानी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था की देखभाल के लिए बनाया गया 27 देशों का एक ग्रुप है। जिस देश को इसलिए बनाया गया था कि जो है इनकी जो आर्थिक स्थिति है, यानी अपनी जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसको सही से मजबूत कर सकें। और जो है इनके देश, जो इसमें देश हैं, इनमें एक फैक्ट ये भी है कि जितने भी यूरोपियन यूनियन के देश हैं, इनमें एक दूसरे से व्यापार करने के वक्त कोई टैक्स नहीं लगाया जाता, यानी ये लोग टैक्स फ्री व्यापार करते हैं। और एक तथ्य इसमें भी है कि अगर इसमें किसी भी देश के सदस्य एक दूसरे देश में अगर घूमने जाना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार के वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 27 के 27 देशों में इनका, जैसे आप अपने दादा के घर जाते हैं, अब गांव में अगर गए होंगे, गांव से बिलोंग करते होंगे, तो सबको पता होगा कि जॉइंट फैमिलियाँ हुआ करती थी। तो अब गांव के किसी भी घर में बेइज्जत चले जाते हैं, लेकिन वही अगर शहर में आपको जाना होता है तो शायद आप नहीं जाते होंगे, मैं भी नहीं जाती, कोई नहीं जाता इतनी जल्दी किसी के घर। और कभी जाना भी होता है तो बड़ी इजाज़त के बाद जाते हैं, लेकिन गांव में एक यूनिटी बनी होती है। उसी तरह से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी किसी के घर जाने के लिए कोई बॉर्डर जैसी चीज़ नहीं, बॉर्डर है मतलब वहाँ पर पासपोर्ट जैसी या वीज़ा जैसी चीज़ नहीं है। अगर मैं यहाँ से साइप्रस जाती हूँ तो साइप्रस से एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जो भी यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं, सॉरी यूक्रेन इसका पार्ट नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल देने के लिए बताया कि कहीं भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदु के बारे में। तो इसकी एक संसद होती है, इस संसद इसकी जो नीतियाँ बनाती है सब पे लागू होती है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन ये भी है कि अगर इसकी कोई नीति बनती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंडेटरी है सभी को पालन करना। हाँ, पालन करिए, अगर आपका मन नहीं है तो उस नीतियों को आप फॉलो नहीं भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सदस्य की जो इच्छाएं हैं, इनका जो है ध्यान रखा जाता है, उनका आदर किया जाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण ये है कि इसकी करेंसी जब यूरो बनाई गई थी, इसकी मुद्रा जब यूरो बनाई गई थी, तो यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में से केवल 19 देश में ही यूरो मान्य है, बाकी 8 देशों में अपने देश की करेंसी चलती है। तो इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि यहाँ पे सभी देश के इच्छाओं की सामान्य मान्यताएं हैं। अब बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। तो इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम, जिसकी राजधानी ब्रसल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में। नाटो की भी राजधानी, नाटो की का भी जो मुख्यालय है वो बेल्जियम के ब्रसल्स में है। इसका जो आदर्श वाक्य है विविधता में एकता। बहुत सारी विविधताएं हैं, उन विविधताओं में भी इनकी यूनिटी बनी हो, एकता।
ब्रेग्जिट, जैसे कि मैंने अभी तक नहीं बताया होगा शायद, तो मैं बता दूं कि ब्रेग्जिट एक वो घटना है कि यूरोपियन यूनियन में पहले 28 देश हुआ करते थे, लेकिन 28 देशों में एक देश था ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है बहुत सालों से प्रयासरत था कि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाए। 2020 में जब जॉनसन जी प्रधानमंत्री थे तो उनके नेतृत्व में ये ब्रेग्जिट घटना हुई, जिसमें से यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन एग्जिट कर गया। ब्रिटेन में याद रखिएगा 3 देश, जिसमें आता है स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। इन्हीं तीनों के ग्रुप को ब्रिटेन बोला जाता है, इसमें से एग्जिट करेगा। याद रखिएगा नदर्न आयरलैंड, जिनको मिला के यूके बनता है, उसमें से नदर्न आयरलैंड अभी भी इसका हिस्सा है। अब बात करते हैं, मैंने आपको ब्रेग्जिट बता दिया कि इसमें जो ब्रिटेन के एग्जिट की घटना है यूरोपियन यूनियन से, उसे ही ब्रेग्जिट कहा जाता है। बात करते हैं इसमें कुल 27 जो सदस्य देश हैं उनकी। खैर ये सूची जो बनी हुई है, मैं इसको अगर आपको सुनाती हूँ तो आपको लगेगा कि मैं कोई कथा पढ़ रही हूँ, तो खैर इसको कोई फ़ायदा नहीं है बोल के। हाँ, मैं आपको इसको मैप की पोजीशन बता दूंगी, क्योंकि बेहतर है कि इन चीज़ों को आप मैप पर देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि इसमें से कौन कौन से सदस्य देश है। तो इसमें जर्मनी, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, आयरलैंड, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, लिथुआनिया, लातविया, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, स्लोवेनिया, हंगरी, बुल्गारिया और क्रोएशिया है। लोकेशन देख लीजिएगा, ये आपको इसमें मैं बताती जाऊंगी, आप दिमाग में चीज़ें रखते जाइएगा। ये सबसे पहले स्कैंडिनेवियन पर्वत हुआ करता है, यहाँ पर है, मतलब अभी भी है। तो इसमें से ये स्वीडन और ये डेनमार्क, ये 2 स्कैंडिनेवियन कंट्री है। उसके बाद ये बाल्टिक सी के पास ये 3 देश हैं जिन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है। कर्सर देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, तो ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 बाल्टिक देश हो गए। उसके बाद बात करेंगे 2 हमारी वॉर कंट्रीज इसमें, जिसमें पोलैंड और जर्मनी। पोलैंड, जर्मनी। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर ये स्वीडन, डेनमार्क, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये फिनलैंड, झीलों का देश। उसके बाद 2 वॉर कंट्रीज, पोलैंड, जर्मनी। उसके बाद ये आ जाएगा बेनेलक्स कंट्री, जिसमें बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। और फिर ये इधर चले जाएंगे, मैंने आपको बताया था नदर्न आयरलैंड। उसके बाद बात करेंगे फ्रांस। फ्रांस के पेरिस में कई सारी चीज़ों के मुख्यालय हैं। उसके बाद स्पेन, स्पेन का बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी एक है राफेल नडाल, आई थिंक उनका नाम है। एम आई करेक्ट और नॉट, आप देख लीजिएगा, और अगर आपको भी पता है तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा कि इनके कौन से खिलाड़ी हैं। उसके बाद पुर्तगाल। पुर्तगाल को तो आप बेहतर ढंग से जानते होंगे कि भारत में सबसे पहले जो आए थे व्यापार करने के लिए, वो पुर्तगाली ही थे, और हम लोगों को तंबाकू की खेती सिखा कर गए थे। खैर कुछ और नहीं सिखा पाए, तो उन्होंने कहा नशेड़ी बना दिया जाए इनको। फिर उसके बाद यहाँ पर अब आ जाइए इटली। ये देख रहा होगा इटली, इटली यहीं से हमारी सोनिया गांधी जी भी हैं। और फिर उसके यहाँ एक छोटू सा देश है माल्टा। ये इक्वेटर पर है, और इक्वेटर पर जो देश होते हैं वहाँ पर खट्टे फल ज़्यादा होते हैं। तो ये माल्टा जो कंट्री है, ये इसमें माल्टा बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम ही माल्टा है। अब आ जाइए यहाँ से दो दो जो है के 2 के जोड़े में याद करते हैं। चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी। चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, साइप्रस। अब आप कहेंगे साइप्रस तो टर्की में आता है, तो जैसे कि सॉरी, साइप्रस तो एशिया में आता है। साइप्रस यूरोप में भी एक छोटा सा पार्ट साइप्रस का आता है, जैसे टर्की और रशिया का आता है, सेम उसी तरह। तो फिर से देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज है। ये नॉर्डिक सॉरी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्वीडन, डेनमार्क। फिर उसके बाद यहाँ पे ये झीलों का देश फिनलैंड, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया यानी बाल्टिक कंट्रीज, फिर ये 2 वॉर कंट्रीज पोलैंड, जर्मनी, फिर ये बेनेलक्स कंट्रीज बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। फिर उसके बाद ये आयरलैंड, जो कि ब्रिटेन के एग्जिट के बाद जो नदर्न आयरलैंड बच गया था वो। उसके बाद ये फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, माल्टा, इटली, माल्टा। अब 2-2 के ग्रुप में आ जाइए। चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस और साइप्रस। अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के इतिहास की, तो मैं जल्दी जल्दी बता दूंगी, अदरवाइज सेशन काफ़ी लंबा हो सकता है। तो बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की स्थापना जो है 1951 में 6 देशों ने मिलकर की थी, लेकिन तब इसकी आधिकारिक स्थापना नहीं हुई थी। उस वक्त इसको किसी और नाम से जाना जाता था। इस वक्त इसे पेरिस संधि एक संधि की गई थी, जो संधि यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी थी
इनका इसी के नाम पर रखी गई थी और ये पेरिस संधि के नाम से जानी गई। इसका मुख्य उद्देश्य था जो जितने भी सदस्य देश हैं इनमें कोयला और स्टील इसका जो ट्रेड है उनको डेवलप किया जा सके और इनकी आर्थिक स्थिति यानी इनके इकोनॉमिक्स को मजबूत किया जा सके। उस समय इसका संघ में इनकी जो स्थापना के वक्त सदस्य थे वो थे जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। फिर से बता दूं, जर्मनी, फ्रांस और इटली याद रखिएगा। जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी तो याद रखिएगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली कंट्री, फ्रांस पेरिस वाला जिसमें मुख्यालय है कई सारे, इटली, इटली जहाँ से सोनिया गांधी जी आती हैं। खैर बहुत जो सभ्य ये इसकी सभ्यता बहुत पहले से विकसित है इटली की। नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग ये बेनलक्स कंट्रीज आती हैं, इनकी भी समुद्र तल से ऊंचाई ज़्यादा की नहीं है। अब बात करते हैं उसके बाद पेरिस संधि को जब देखा गया कि ये सफलता प्राप्त कर रही थी तो इन्हीं 6 देशों ने मिलकर 1957 में एक और संधि की जिसे रोम की संधि कहा जाता है। इस रोम की संधि में यूरोपियन यूनियन को जो है आर्थिक समुदाय यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इसका नाम रख दिया गया। उसके बाद और इसकी ऑफिशियली स्थापना इसके साथ साथ समय के साथ साथ अन्य देश जुड़ते चले गए और ऑफिशियली इसकी स्थापना 1993 में मैस्ट्रिच की संधि हुई। उस मैस्ट्रिच की संधि में यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई जिनकी मुद्रा जो है यूरोपियन मुद्रा को जारी किया गया जिनका नाम यूरो रखा गया। ईयू में अंतिम जुड़ने वाले देशों की बात करें तो 2007 में रोमानिया, बुल्गारिया इसमें शामिल हुए और 2013 में क्रोएशिया। तब इसकी संख्या 28 हो गई थी, लेकिन 2020 में जैसे मैंने बताया कि ब्रेग्जिट के वक्त ब्रिटेन जो है इसकी सदस्यता छोड़ चुका था तो संघ में इसकी सदस्य संख्या फिर से 27 हो गई। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 भाग जो है मिलकर इसका स्ट्रक्चर निर्माण होता है जिसमें काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन पार्लियामेंट पहले ही बता दिया और काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन में जो इसके मिनिस्टर्स होते हैं वो बैठते हैं। और ये तीनों भागों जो है इसके बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़कर काम करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे आपको मिली होंगी, आप लोगों ने नोट डाउन किया भी होगा। खैर हो सकता है नहीं भी किया हो। ऐसे ही अनदर सेशंस आपको चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच अगेन।